हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे। ये अगली वीडियो है जिसमें हम पेपर नंबर 6 में यूनिट 4 की बात करेंगे। इसमें 4.1 यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी जो बच्चे होते हैं उनमें आईडी की बात की जा रही है। आईडी वाले यानी कि हल्के से गंभीर स्तर वाले बच्चों को, उच्च समर्थन आवश्यकता वाले बच्चों के सहित आईडी वाले छात्रों को व्यक्तिगत और सामाजिक कौशल विकसित करने के लिए शिक्षण रणनीतियाँ जैसे कि हम बात करते हैं जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी बच्चे होते हैं, जिसको अब हम नाम अलग अलग दिया गया है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें कई तरह की विकलांगताओं को शामिल किया, जिसमें सीपी, एएसटी और आईडी। तो हम अब बात करते हैं कि आईडी वाले बच्चे हैं, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे, यानी कि एमआर जिसको बोल सकते हैं। उनको आप व्यक्तिगत कौशल कैसे सिखाओगे? व्यक्तिगत कौशल कौन कौन से होते हैं? जो हमारे पर्सनल कार्य होते हैं उसको व्यक्तिगत कौशल के अंतर्गत माना जाता है। उसमें खाना पीना, रहना, ये सारी जानकारियाँ आपको शामिल होती हैं। तो क्योंकि इस तरह के जो बच्चे होते हैं, इनको हर चीज़ को खाने पीने, क्योंकि इनको अच्छे से ज्ञान होता नहीं है कि क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है। तो इन्हें हमें सिखाना होता है कि इनके व्यक्तिगत कौशल क्या क्या हैं, इन्हें कपड़े कैसे पहनना है, इस पे हमें चर्चा करना होता है। और इन्हें हमें सिखाने के लिए इसमें पॉइंट्स जो लिखे गए हैं, आप लोग एक बार वीडियो को पॉज़ करके पढ़ सकते हैं, अपनी कॉपियों में नोट डाउन कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि इन बच्चों को हम कैसे योजनाएँ बनाएँगे, इनके लिए व्यक्तिगत जो कार्यक्रम है, उसको कौन-कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा, या कैसे सिखाएँगे जिससे ये अपने जीवन को आसानी से यापन कर सकें। तो इसमें आप लोग पॉइंट ज़रूर लिखना, ताकि आपको पूरे नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाए। एक समय में एक कौशल पर ध्यान केंद्रित करना, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में आईडी के बच्चे होते हैं, उनको कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। जैसे सीपी बच्चे हैं, वो एक जगह पे आसानी से बैठ नहीं सकते। ऑटिस्टिक बच्चे हैं कि जो आपकी बात को शायद वो ध्यान से सुनेंगे, नहीं सुन पाएँगे। ये सारी चीज़ें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो आपको इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखना होना कि जो भी चीज़ आप उनको पढ़ाओगे, सिखाओगे, तो बता कर के बढ़ाना होगा, बोल करके बढ़ाना होगा, या आपको एक बार नहीं 4 बार उसको मॉडलिंग करके भी दिखाना होगा। तो इन सब बातों को आपको विशेष ध्यान रखना होगा, जिससे वो बच्चे थोड़ा बहुत आप उनको कुछ पढ़ा लिखा सिखा सको, जिससे वो अपने जीवन यापन करने में थोड़ा बहुत उनको सहायता मिल सके। तो इसमें बात करते हैं कपड़े पहनना, मोजे पहनना, जूते पहनना, उनको किस तरह से सिखाना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ध्यान रहे कि जो आप एक चीज़ सिखा रहे हो, तो कोशिश करिए थोड़े दिन बाद उसको रिपीट कर देना, नहीं तो इन बच्चों को भूलने की बहुत ज़्यादा समस्याएँ होती है, जिससे वो जल्दी से जल्दी भूल जाते हैं। तो आप लोग कोशिश करेंगे थोड़े समय बाद उसको रिपीट करेंगे, तो शायद कुछ इनको आसानी से याद हो जाए। जैसा कि एफएससीपी चेकलिस्ट में आप सबके व्यक्तिगत कौशल क्या होती है उसके बारे में पढ़ाया गया था, और आज हम इसके बारे में बता रहे हैं। व्यक्तिगत कौशल से आप ये समझिए कि जो हमारा खुद का दैनिक जीवन क्रियाकलाप होती है, वो हमारे व्यक्तिगत कौशल होता है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे आता है सामाजिक कौशल। जो सामाजिक कौशल की बात करते हैं, जो हमारे समाज के द्वारा बनाए गए नियम प्रावधान को ध्यान में रखते हुए उसका उपयोग करना है। तो सामाजिक कौशल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर हम समाज के बनाए गए नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो इन बच्चों को हम पालन करने की कैसे अपेक्षा कर सकते हैं। तो जो हमारा एफएससीपी, एमडीपीएस, बेसिक एमआर, इसमें सामाजिक कौशल दिए गए हैं, तो आप एक बार उसको भी पढ़ लेना, जिसमें आपको थोड़ा बहुत सहायता मिल सके। क्योंकि इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि जो हमारे दैनिक जीवन क्रियाकलाप होती है, उसमें इन बच्चों को किस तरह से इन्वॉल्व करना है, कैसे सिखाना है कि हमारे सामने जो कौशल्स हैं उसको कैसे सीखना है, कैसे उनका उपयोग करना है, ये सारे पॉइंट्स आउट करके दिए गए हैं। आप लोग एक बार ध्यान से इसको लिख लेना और पढ़ने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज कर लेना और देख लेना इसमें कि क्या क्या लिखा गया है। क्योंकि बौद्धिक अक्षम बच्चे जो होते हैं, इनकी सोचने समझने की क्षमता बहुत कम होती है सामान्य व्यक्ति की तुलना में, तो इनको हर चीज़ को सीखने में थोड़ा समय लगता है। तो यूनिट जो है 4.1 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं यूनिट 4.2। 4.2 में जो इनकी फंक्शनल, यानी कि बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों एवं बच्चों को जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, उनको कैसे एडॉप्टेशन किया जा सकता है। जैसे इससे पहले हमने बताया कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चों को उनको कोई भी एक्टिविटी सिखा रहे, तो उसमें हम उनके अनुकूल कैसे बनाया जा सकता है, या किस तरह से बनाने में उनको मदद मिल सकती है, इसमें पॉइंट आउट करके दिया गया है। आप लोग वीडियो को पॉज करके एक एक करके लिख सकते हैं। और ध्यान रहे कि कोई ये पॉइंट्स में ज़रूरी नहीं कि इस तरह हो, बस एक बार आप पढ़ लेंगे तो शायद आपको लिखने में आसानी होगी। क्योंकि जो मानसिक मंदित बच्चे होते हैं, मानसिक दिव्यांग बच्चे होते हैं,
उनको सोचने समझने की क्षमता कम होने के कारण हमें बार बार उसी चीज़ पे रिपीट करने की आवश्यकता होती है। तो एक बार आप इसका परिचय ज़रूर पढ़ लें कि सामाजिक कौशल, व्यक्तिगत कौशल और शैक्षणिक कौशल क्या-क्या होते हैं, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये यूनिट 4.3 में चुनौतियाँ, इनके जो हमें क्या-क्या चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं, इनके लिए हम क्या-क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, इनके व्यवहार में, परिणाम में क्या हस्तक्षेप कर सकते हैं, क्या हम उसमें सुधार कर सकते हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस जो है यूनिट नेक्स्ट में करेंगे। नेक्स्ट यूनिट में जो हमने बात करते हैं, एक करके आप लोग एक बार देख लेना कि जो ये बच्चे होते हैं इनको ABC का मतलब क्या है? एबीसी का मतलब होता है एंटीसीडेंट बिहेवियर कंसीक्वेंस, यानी कि पूर्ववर्ती। ए का मतलब एंटीसीडेंट का मतलब पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती में यानी कि छात्र जो है वो समस्या कब कर रहा है, तो उसको हमें पता लगाना है कि उससे जो समस्या कर रहा है उससे पहले ही हमें ये पता लगाना ये समस्या कर क्यों रहा है। अब व्यवहार की बात करते हैं। व्यवहार का मतलब होता है कि व्यवहार, चाहे वो अच्छा व्यवहार हो चाहे वो बैड बिहेवियर हो, कोई भी बिहेवियर हो, तो उस व्यवहार के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। अब उसके बाद रिजल्ट की बात करते हैं कि जो आपने या बच्चे ने कोई समस्या किया है, तो क्यों किया है, कब किया और कैसे किया, हमें इसकी जानकारियाँ प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। जिसमें हम अगर बात करें कि ये हमने क्यों देखा, क्या है इसका मतलब एबीसी का, तो एबीसी का मतलब ये होता है कि एंटीसीडेंट बिहेवियर कंसीक्वेंस। कंसीक्वेंस को रिजल्ट की बात करते हैं, यानी कि जब कोई बच्चा कोई बिहेवियर करता है तो हमें उसकी आइडेंटिफाई करने के लिए ये एबीसी का प्रयोग किया जाता है। एबीसी से हमें ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चा कब और क्यों किस प्रकार से समस्या कर सकता है। तो अगर हमें ये पता लग जाए कि बच्चा इसकी वजह से ये समस्या कर रहा है, तो हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो शायद उसकी समस्या व्यवहार को कम किया जा सकता है। एबीसीडी के चार्ट कैसे बनते हैं इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब बात करते हैं सांकेतिक अर्थव्यवस्था। सांकेतिक अर्थव्यवस्था का मतलब है कि जो बच्चे बिल्कुल बात नहीं कर सकते, तो उनको संकेत में किस तरह से उनको कोई चीज़ सिखाया जा सकता है उसके बारे में यहाँ पे लिखाया गया है। अब आगे बात करते हैं कि एक-एक करके आप लोग वीडियो पॉज़ करके भी देख सकते हैं। आकस्मिक अनुबंधन क्या होता है कि यानी कि इन बच्चों के साथ अगर कोई समस्या हो जाती है एकाएक, तो आपको क्या-क्या करना होगा, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखा गया है। इसको भी आप लोग ध्यान से देख सकते हैं और उसके बारे में समझ सकते हैं। दूसरी बात करते हैं कि इनके लिए क्या-क्या शर्तें हो सकती हैं, क्या मापदंड हो सकता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे हमने बताने की कोशिश किया। क्योंकि ये जो मानसिक मंदित बच्चे होते हैं इनमें सोचने समझने की क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए वो हर बार हमें बार बार एक चीज़ को रिपीट करना पड़ता है। तो आप लोग ध्यान दें कि गुस्सा वगैरह ना करें, क्योंकि गुस्सा करने से इन बच्चों को ज़्यादा नुकसान होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। क्योंकि आम व्यक्ति अगर एक बार से 2 बार क्वेश्चन करता है तो हमें गुस्सा आ जाता है, तो इन बच्चों के साथ तो और भी समस्याएं होगी, क्योंकि एक बार नहीं 36 बार आपसे क्वेश्चन करने की इच्छुक या ज़ाहिर करेंगे। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि वीडियो को आराम से पॉज़ करके लिख सकते हैं। सुधार में अधिकता, यानी कि इन बच्चों के लिए किस तरह से आप सुधार कर सकते हैं, या सुधार में क्या ऐसा होता है कि क्या ये कुछ सीख जाएँगे? क्योंकि अगर ये सीखेंगे नहीं तो आपका पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और पढ़ाएँगे नहीं तो फिर आप किस बात की तनख्वाह लेंगे? तो ये सारी बातों आपको ध्यान में रखना होता है कि जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, इनको हम किस तरह से पढ़ा सिखा सकते हैं। ये अलग-अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। अब इनमें विभेदीकरण की सुदृष्टिकरण क्या होता है, इनकी आइडेंटिफाई अलग-अलग कैसे करेंगे, क्या इनको सिखाया जा सकता है, ये सारे इस पॉइंट्स के अंदर दिए गए हैं। अब हम आगे बात करते हैं, एबीसी के बारे में हमने बात कर लिया है। अब यूनिट जो बात करते हैं लास्ट 4, यूनिट 4.4 कि जो विभिन्न स्तरों पर सामूहिक शिक्षण या पूर्व प्राथमिक विद्यालय के लिए टीएलएम और आईसीटी का विकास और उपयोग, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग मानसिक मंदित बच्चों में किस प्रकार से किया जा सकता है, इनको हमें किस तरह से उपयोग में लाया जा सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि देखिए आज का जो कंप्यूटर का युग है, इंटरनेट का समय है, तो इसमें इन बच्चों के लिए हमें किस प्रकार से सहायता मिल सकती है, तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ही आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर ये बच्चे कंप्यूटर से संबंधित कोई भी इनको सूचना मिलती है तो आप लोग ही इन तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इन बच्चों को इतना ज्ञान नहीं होता कि हमें कंप्यूटर के माध्यम से क्या फ़ायदा होने वाली है, क्या नुकसान होने वाली है। तो जो हमारा कंप्यूटर है या आईसीटी या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो हमारे लिए बहुत ही
इस तरह से हमारे जो आईसीटी का उपयोग है, आईसीटी का उपयोग हमारे सभी बच्चों के लिए आवश्यकता है, चाहे वो कंप्यूटर के माध्यम से उनको पढ़ाया सिखाया जा सके, जिससे जो है समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। मुख्य ध्येय हमारा आईसीटी का यही है कि सभी बच्चों को कंप्यूटर, इंटरनेट के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना, जिससे वो और भी गूगल के माध्यम से भी उनको सहायता प्राप्त हो सके। इस तरह से आईसीटी का उपयोग किया जाता है। अब आगे बात करते हैं बौद्धिक अक्षम वाले बच्चों के लिए सामग्री शिक्षण सामग्री शिक्षण सामग्री में उनको टीएलएम से क्या-क्या यूज़ किए जा सकते हैं, उनको कैसे पढ़ाया जा सकता है, ये सारी जानकारी इसके बारे में आपको लिखने की, पढ़ने की, समझने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं सीआरडीपी यानी कि दिव्यांग बच्चों के अधिकार पर कनेक्शन। देखिए जो आईसीटी की बात की जाती है तो ये आईसीटी हमारे जो सहायक औद्योगिक प्रशिक्षण से जुड़े इतिहास से सूचना और संचार के माध्यम से उत्पन्न कराई जा सकती है, जिसमें इन बच्चों को शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से सबको तकनीकी का सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इसी तरह से बौद्धिक अक्षम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उनकी जीवन यापन में भी सहायता मिल सके। अब हम बात करते हैं यूनिट 5 की 4.5 सॉरी, इसमें जो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, समेटिव असेसमेंट क्या होती है, ये सारी जानकारियाँ यूनिट 5 में हम कवर करेंगे। सीसीई क्या होती है, प्रवेश स्तर क्या है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि मूल्यांकन ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ का मूल्यांकन नहीं करेंगे तो उसमें हमें ये नुकसान होगा कि हमने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, तो उसके बारे में हमें रिपोर्ट नहीं प्रॉपर मिल पाएगी। तो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट क्या होती हैं, इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग एक बार समझ लीजिए। फॉर्मेटिव और समेटिव इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसके माध्यम से हमें ये जानकारियाँ प्राप्त होती है कि इसका हमारे इन बच्चों के साथ साथ किस तरह से लाभ हो सकता है। हाँ भैया। हम बात करते हैं सीसी पैटर्न में छात्र समग्र विकास पर एक नज़र रखने के लिए फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट शामिल हैं। इसमें इसका ध्येय होता है कि जो हम बच्चों को 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर जो भी एक्टिविटी सिखाए हैं, तो उसका हम एक बार इवैल्यूएशन कर लें, जिससे कि हमें ये पता लग जाए कि जो हम आप पढ़ा सिखा रहे हैं वो कितने % बच्चा सीखा है। क्योंकि अगर सीखने में कुछ कमी आ रही है तो उसमें हम अपने जो शिक्षण तकनीकी है उसमें परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य, यानी कि सीसीई का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि हर एक बच्चे को, जो छात्र है उसको मूल्यांकन और मार्गदर्शन करें, यानी कि जो कमियां आ रही हैं उसमें हम परिवर्तित कर सकें या अपने शिक्षण तकनीकी में परिवर्तित कर लें, जिससे बच्चे को सिखाने की कोशिश किया जाए। पॉइंट्स आउट लिखा गया, आप लोग एक बार पढ़ लें। दूसरी बात है सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं, यानी कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, कि मूल्यांकन हम ये क्यों करते हैं, इसके बारे में पॉइंट लिखा गया। आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अब बात करते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन के पहलू। अब इसमें कौन कौन से पहलू हैं, यानी कौन कौन सी स्थिति शामिल होती हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को जानना जरूरी है। इसमें शैक्षणिक मूल्यांकन शामिल है। शैक्षणिक मूल्यांकन ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सारी पॉइंट्स ध्यान रखी जाती है। ऑनलाइन मूल्यांकन का मतलब होता है कि, और उसके बाद आता है कि इनसे हमें फ़ायदा क्या होने, सह शैक्षिक मूल्यांकन क्या होती है, इसके बारे में लिखा गया है। उसको जीवन, रवैया, सामाजिक मूल्य क्या है, इसके बारे में भी लिखा गया है। आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। आत्म जागरूकता, समानुभूति, महत्वपूर्ण सोच, रचना, निर्णय लेना, समस्या को सुलझाना, पारस्परिक संबंध कौशल, प्रसावी संचार, तनाव को झेलना, भावनाओं को से जूझना, ये सारी जो जानकारियां हैं ये आपको लिखे गए। जीवन कौशल का आकलन कैसे करें, यानी कि जो हमारी जीवन शैली है बच्चों के प्रति, या बच्चे कैसे सीखते हैं, इसके बारे में हम कैसे आकलन कर सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत मूल्यांकन, दूसरा है सामूहिक मूल्यांकन, स्वमूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन। तो जो पहला बात करते हैं मूल्यांकन, व्यक्तिगत मूल्यांकन, इसमें व्यक्ति स्वयं के व्यक्तिगत रूप से जानना जरूरी होता है। समूह में, एक ग्रुप में ये भी जानना जरूरी होता है बच्चा किस तरह से सीख रहा है, क्या हमें असाइनमेंट में परिवर्तन करना चाहिए। स्वमूल्यांकन का मतलब कि कितने स्तर तक वो समझ सकता है,
कि आप पढ़ाते जाओ कि बच्चों को कुछ पता ही ना हो, तो फिर स्वमूल्यांकन भी आवश्यकता होता है कि हमें सीखने में क्या कठिनाई आ रही है। सहकर्मी मूल्यांकन का मतलब दूसरे के माध्यम से भी उसको अवलोकन कराएं कि ये जो बच्चा पढ़ रहा सीख रहा है इसमें क्या परिवर्तन और लाया जा सकता है। उसके बाद विषय सूची बनाना है, उसके बाद रवैया तराजू, सर्वे करना, साक्षात्कार करना, इन इंटरव्यू की बात करते हैं, जीवन शैली और निबंध के तरीके। इस तरह से ये हमारे बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए सहायता प्रदान करता है, जिससे उनको कुछ एक्टिविटी सिखाई जा सकती है। अब बात करते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन के कार्य। अब इनकी क्या क्या रणनीतियाँ होती है इसके बारे में ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, वीडियो पॉज करके एक एक करके लिए। अब इससे लाभ क्या होने वाली है, सीसी से लाभ क्या होगी, लाभ के बारे में पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, 5, 6, 7 इतने पॉइंट्स लिखे गए, इसके आप लिख सकते हैं। तो अब इसी तरह से हमारा यूनिट जो 4 है वो कंप्लीट हो चुका। तो आप एक बार इस वीडियो को पूरी तरह देखें, अगर अच्छा लगे तो एक बार कमेंट करके मुझे बताएं। और जो कमेंट के दौरान आप ये भी लिख सकते हैं कि आपको कौन से पॉइंट समझ नहीं आए, तो मैं दोबारा से इस वीडियो को शूट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोग परीक्षा में ज़रूर सहायता मिले। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी को राधे राधे।